नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। भारतीय जनता पार्टी को मेरी एक नसीहत, किसान से पंगा मत लो। सोच के लिहाज से, कर्मठता के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से वो हम सबका उस्ताद है, बाप है हमारा। मैं जानता हूं सुनने में आपको अटपटा लगेगा, मगर जब जब तुमने किसानों को टारगेट किया है, किसान तुम्हारे 19 पर 20 साबित हुआ है। और मैं आपको बतलाता हूं कैसे। क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब किसानों को बदनाम करने का इन्होंने भरसक प्रयास किया था, उसे खालिस्तानी, आतंकवादी, तमाम चीजें बता दी थी। बाद में इन्हें उसी किसान के साथ बातचीत शुरू करनी पड़ी थी। फिर इन्हें फरमान जारी करना पड़ा था गोदी मीडिया को कि भाई किसान को और बदनाम मत करो, अपने प्राइम टाइम में अनाप शनाप कार्यक्रम मत चलाओ, जिसकी नसीहत, जिसका फरमान इन्होंने ही कुछ दिनों पहले जारी किया था। करनाल में आज की तारीख में किसान ने मोर्चा संभाला हुआ है। पुलिस, ये तस्वीरें देखिए दोस्तों, पुलिस ने बैरिकेड बिछाए। वो किसान ने क्या किया, उस बैरिकेड को बिछाकर, लिटाकर उसे अपना बिस्तर बना दिया। तुम उस किसान से पंगा लोगे। इन्होंने कोशिश की कि किसानों को हिंदुओं और मुसलमानों में बांटने की, धर्म के आधार पर बांटने की। भारतीय जनता पार्टी की इन्हीं कोशिशों की बदौलत आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान एक मंच पर है। मैं आपको दो मिसालें देना चाहूंगा दोस्तों। मोहम्मद गुलाम जोला, जाहिर सी बात है मुसलमान है, और राकेश टिकैत जो कि एक हिंदू हैं। जो नारा राकेश टिकैत, जो नारा एक अरसे से नहीं लगा था, यानी कि 2013 के बाद लगना बंद हो गया था, भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियों का नतीजा है कि वो नारा फिर से लगने लगा है। यानी कि एक ही मंच पर अल्लाह अकबर और हर हर महादेव के नारे। सुनाना चाहता हूं आपको मोहम्मद जोला और राकेश टिकैत की का ये जुनून, और ये सांप्रदायिक तौर पर एक बहुत ही सकारात्मक संदेश देने वाला ये वीडियो देखिए। हर हर महादेव, अगर भाजपा वाले से पूछ रहे कहा जाके तो हमने ले लिए। पहले भी नारे लगते थे जब टिकैत साहब थे, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, ये नारे लगते थे। हर हर महादेव और अल्लाहू अकबर के नारे इसी धरती से लगते थे। ये नारे हमेशा लगते रहेंगे, ये नारे हमेशा लगते रहेंगे। दंगा यहां पे नहीं होगा। ये तोड़ने का काम करेंगे, हम जोड़ने का काम करेंगे। किसी गलत फहमी में मत रहना। दोस्तों, करनाल में और हरियाणा के कई जिलों में हालात बद से बदतर हैं। इंटरनेट बंद कर दिया गया है। मैं ये समझ नहीं पाता हूं भारतीय जनता पार्टी की क्या नीति है ये। आपको याद होगा सिंघू बॉर्डर पर भी जब किसान था तो इन्होंने एक अरसे तक वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया था। अब वही काम ये लोग करनाल में कर रहे हैं, जैसे कि इन्हें लगता है कि इंटरनेट बंद करने से किसान आंदोलन करना बंद कर देगा। आप किस दुनिया में जी रहे हो भाई? आप कहां जी रहे हो? मैं आपको बतलाना चाहता हूं वो किसान आपको किस तरह से चुनौती दे रहा है। आपने इंटरनेट बेशक बंद कर लिया। दोस्तों, एक किसान क्या कह रहा है कि एसडीएम आयुष सिन्हा, जिसने बाकायदा कैमरे पर यह फरमान जारी किया था कि किसानों के सर फोड़ो, उसके खिलाफ वो कार्रवाई चाहता है। मगर पूरी मनोहर लाल खट्टर आयुष सिन्हा को सही ठहराने में, उसे डिफेंड करने में लग गई। उल्टा जब मनोहर लाल खट्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने किसानों को तक चेतावनी दे डाली कि लोकतंत्र में तो काम ऐसे ही होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, एसडीएम आयुष सिन्हा की नीतियों के चलते, उनकी कार्रवाई के चलते हुआ क्या था, सुशील काजल नाम के एक किसान की उस संघर्ष में मौत हो गई। मैं आपको बताना चाहता हूं, सुशील काजल के बेटे साहिल काजल कह रहे हैं कि इस मुद्दे पर कार्रवाई होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, आयुष सिन्हा पर कार्रवाई होनी चाहिए, और इसके लिए वो किसान मोर्चा का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं साहिल काजल, आप भी सुनिए। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि उस सारे किसान मोर्चा के जो युवा संगठन है, जो मान लो नेता है, सबका मैं एक हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि उन्होंने मेरे पिताजी को न्याय दिलवाने के लिए इतनी बड़ी पंचायत करवाई। और आज ये सारे, आज दूसरा दिन है यहाँ पर किसान आंदोलन का, तो हम यहाँ डीसी सेक्रेटरी घेराव करके यहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, जिससे मैं सोच रहा हूँ मेरे पिताजी का न्याय दिलवाने के लिए हमारे लगातार यहीं पे बैठे हैं। आपको क्या लगता है कि प्रशासन मानेगा या सरकार मानेगी? बिल्कुल मानना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने
नियत थे किसानों पे लाठीचार्ज करवाया, जिसमें मेरे पिताजी की शहादत हो गई है। मैं तो बल्कि ये कहूँगा सभी किसानों को, जिसको मेरे पिताजी को और जितने किसानों को लाठीचार्ज, सभी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं आपको बता दूं, ये किसान पीछे नहीं हटने वाला है। ये धरना आज की तारीख में तीसरे दिन पहुंच चुका है। आज 9 तारीख है दोस्तों। वो किसान पीछे नहीं हट रहा है। वो बाकायदा एक रणनीति के अंतर्गत चुनौती दे रहा है मनोहर लाल खट्टर सरकार को। चाहे आप वहां इंटरनेट बंद कर दें, चाहे आप उन पर कुछ भी दमन करें, उल्टा आप उन ब्यूरोक्रेट्स पर एक्शन नहीं ले रहे हैं जिन्होंने किसानों के सिर फोड़ने की फरमान जारी किया था। क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर सुरेश कौत, जो कि प्रधान हैं किसान मजदूर यूनियन हरियाणा के, सुनिए। कि 2 दिन तक 9 तारीख और 10 तारीख को हमने धरने के ऊपर ज्यादा संख्या बढ़ाए रखनी है, धरना बड़ा करना है। और 11 तारीख को पूरे हरियाणा प्रदेश के सारे किसान नेता बुला रखे हैं, पर संयुक्त मोर्चे के भी कुछ नेता हमने संयुक्त मोर्चे की तरफ से ही बुला रखे। अगला फैसला 11 तारीख की मीटिंग में लेंगे। इसलिए मेरी आप सभी किसान भाइयों से प्रार्थना, हरियाणा प्रदेश के जो साथ लगते जिले उनसे भी प्रार्थना, करनाल के भाइयों से भी प्रार्थना है, कृपया करके यहाँ बड़ी संख्या हमने 2 दिन करनी है और रात को किसानों की संख्या घट जाती है। इसलिए मेरी प्रार्थना साथियों, स्थानीय लोग ही ज्यादा रह सकते हैं, हमारी संख्या 24 घंटे बनी रहनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या बनी रहनी चाहिए। आपको समझना होगा कि आज की तारीख में उस एसडीएम से किसान क्यों नाराज हैं। फिर से सुनिए आयुष सिन्हा का वो वीडियो। साफ तौर पर यह शख्स कह रहा है कि एक्शन होना चाहिए। कोई अगर लक्ष्मण रेखा को पार करे तो उसका सिर फूटना चाहिए, सिर से खून बहना चाहिए। ऐसा कोई ब्यूरोक्रेट होता है क्या? और इस आदमी को सही ठहरा रहे हैं माननीय मनोहर लाल खट्टर। सुनिए क्या कहा था आयुष सिन्हा ने। सिंपल है, जो भी हो यहां से, इससे कोई भी नहीं जाएगा वहां। इसी तरह का स्पष्ट कर देता हूं, सर छोड़ देना। हाँ, कहां नहीं है सर? मैं ड्यूटी मैजिस्ट्रेट को लिखित में बता रहा हूँ। कितने लट मारना? कोई डाउट मारोगे? कोई जाएगा इसको ब्रीच करके? सीधे उठा के मारना पीछे, कोई डाउट नहीं है, कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। क्लियर है आपने? ये नाका किसी भी हालत में हम रीच नहीं होने देंगे। हमारे पास पर्याप्त फोर्स पीछे है, 100 की फोर्स पीछे यहाँ पे आपको खड़ा रखा है। शुरू में के समय कोई इशू नहीं है। मारोगे ना लट? ठीक है, क्लियर है? हेलमेट पहन लो, ये और हेलमेट तो हम अलर्ट लेके बैठे मिलना यहाँ पे। ठीक है, हम पूरी रात नहीं सोए यार, 2 दिन से ड्यूटी कर रहे हैं। आप तो सो के आए हो थोड़ा, कोई बात नहीं, अभी खींचना आगे 6 घंटे। ठीक है, क्लियर है सर? ठीक है, कर लो। यहाँ से एक बंदा नहीं जाना चाहिए यार, मेरे पास आए नहीं यार। और अगर गया ना तो उसका सर फुटा होना चाहिए किसी का। ठीक है, क्लियर है ना आपको? ठीक है। बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मनोहर लाल खट्टर ने यह तो कह दिया कि भाई उन्हें ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, मगर फिर वो किसानों को ही धमकाने लगे, किसानों को ही चेतावनी देने लगे। याद है कि नहीं आपको मनोहर लाल खट्टर ने क्या कहा था? आप खुद सुनिए। लोकतंत्र की सुरक्षा करना शासन, प्रशासन, गवर्नर सबका काम है। तो वहां पर सब आदेश दिए जाते हैं सुरक्षा एजेंसियों को भी, और जिनके जिम्मे काम होता है कि यहाँ कोई भी आदमी आ ना जाए, आना नहीं चाहिए, उसको हर तरीके से रोकना है। अब वो जो वीडियो ऑडियो सुनी है उसमें शब्दों का चयन उस अधिकारी का ठीक नहीं है। मतलब इसमें मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि सख्ती करना तो उनका काम है, लेकिन शब्दों का चयन संभल के करना चाहिए। और जब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए फोर्सेस काम करती हैं तो क्या क्या नहीं होता है, सारी सख्ती उपयोग की जाती है। प्रश्न ये नहीं है कार्रवाई हो के नहीं है तो ये एडमिनिस्ट्रेशन पहले देखेगा, हम बाद में देखेंगे उनके उसमें कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए, वो सारी जानकारी डीजीपी कर रहे हैं और वो जो रिपोर्ट देंगे उस हिसाब से हम करेंगे। मैं ही कह रहा हूँ कि उनको ये शब्द नहीं बोलने चाहिए थे, लेकिन सख्ती नहीं बरतनी चाहिए थी, ये तो नहीं है। सख्ती तो लोकतंत्र को मेंटेन करने के लिए करनी चाहिए थी। अब आप यहाँ आए हैं, अगर आपको किसी को कोई आपको सुरक्षित यहाँ पहुँचने ना देता तो आप ही कहते कि मेरा अधिकार आने का क्यों नहीं आने दिया गया। आज जो कॉल दी गई है, आप लोगों ने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया, ना आपका इसमें रोल ना मेरा रोल, लेकिन कोई ये कहे कि नहीं तो हम तो व्यवधान डालेंगे, मुख्यमंत्री को वहाँ नहीं जाने देंगे, क्या इसको आप ठीक मानते हैं? नहीं ना मानते, उसमें दोष ना आपका ना मेरा है। फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हैं कि कितना कठिन होकर आना पड़ा। तो ये तो उनको समझाना पड़ेगा कि लोकतांत्रिक तरीके से चलें। कोई बहुत बड़ा लाभ इस आंदोलन को इस प्रकार से चलाने का उनका नहीं हो रहा, ये मैं उनको चेतावनी दे रहा हूं। दोस्तों, ये किसान नहीं पीछे हटने वाला है
और उसने कहीं ना कहीं मनोहर लाल खट्टर पर प्रजातांत्रिक और लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। वो मनोहर लाल खट्टर को तालिबान बता रहा है। जी हां, वो तालिबान जिसका सहारा लेके भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश, हरियाणा और तमाम जो हिंदी बेल्ट के राज्य हैं वहां पर सियासत खेलती है। ये किसान क्या कह रहे हैं, इसकी आवाज सुनिए, इसकी बात में बहुत दम है। तालिबानी खट्टर सरकार मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर ये नौजवान किसान खड़े, इनसे पूछते हैं आप खट्टर सरकार को तालिबानी खट्टर सरकार क्यों कह रहे हैं? जैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना कब्जा जमा लिया, उसी तरह ये भी भारत पर अपना कब्जा जमाना चाहती है, ऐसा होने नहीं देंगे। अच्छा, तो अभी आप जिला सचिवालय घेराव आप लोगों ने क्यों किया? जो हमारी मांगे हैं वो मान नहीं रहे। जिसके सैन की हत्या होती 25 लाख रुपए वगैरह, और जो एसडीएम था जिन्हें आदेश दिए थे उस पर केस मुकदमा दायर करना, और जो हरजिंदर सिंह खैरा था उसने किसानों पर लाठीचार्ज किया, उस पर मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आए हुए हैं। अफसोस की बात यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल फोर्स हो गई है जो फितरतन लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है, जो उसूलतन प्रदर्शन के खिलाफ है। यानी कि इंसान अपने हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के राज्य में नहीं लड़ सकती। मनोहर लाल खट्टर क्या कर रहे हैं किसानों के साथ, आपने देखा। मनोहर लाल खट्टर किस तरह से आयुष सिन्हा जैसे ब्यूरोक्रेट्स को डिफेंड कर रहे हैं, उन्हें सही ठहरा रहे हैं, आपने देखा। आप जानते हैं एक खबर जिसे पूरी मीडिया ने नजरअंदाज कर दिया है, वो है कल मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार का यह फरमान जो आपके स्क्रीन पर है। लाइव हिंदुस्तान की खबर है, उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश, निकायों और जल निगम में हड़ताल पर 6 महीने तक बैन। दोस्तों, आज ही वो लोग हड़ताल पर उतरने वाले थे और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की सरकार डर कर उन्होंने अगले 6 महीने तक उनकी हड़ताल पर बैन लगा दिया है। खबर क्या है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार ने अगले 6 महीने तक प्रदेश के नगर निगम, पालिका परिषद, नगर पंचायत, जल संस्थान और जल निगम के कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली हड़तालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बुधवार को शासनादेश जारी किया है। शासनादेश में सरकार ने उत्तर प्रदेश अधिनियम में दी गई शक्तियों के आधार पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। अब इस बात पर गौर कीजिएगा जो मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूं दोस्तों। 9 सितंबर को जल निगम के कर्मचारी रैली निकालकर आंदोलन की घोषणा करने वाले हैं। मकसद क्या है? चुनाव का साल है, अगले 6 महीने चुनाव होने वाले हैं। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ किसी भी सूरत में नहीं चाहते कि इस तरह की तस्वीरें सार्वजनिक हों, क्योंकि देखिए इनका मीडिया तो ये तस्वीरें नहीं दिखाएगा, मगर सोशल मीडिया तो है। मेरे जैसे पत्रकार तो हैं जो लोगों की हक की आवाज बेबाक में रखेंगे। तो हमसे डरकर इन्होंने क्या किया है, इन्होंने लोगों के हड़ताल पर ही रोक लगा दिया है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आपको लोकतंत्र कहां से अधिकार देता है प्रदर्शनों पर रोक लगाने के लिए? क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ और 1947 से पहले वाले अंग्रेजों के बीच में कोई फर्क नहीं है? इसी भगत सिंह ने राइट टू प्रोटेस्ट, प्रदर्शन करने के अधिकार पर आंदोलन किया था। सेंट्रल असेंबली में उन्होंने बम फेंके थे। उन्होंने कहा था कि लोग सो रहे हैं, उन्हें जगाने के लिए मुझे ये बम फेंकने पड़े थे। यह भगत सिंह था जिसने अंग्रेजों के खिलाफ यह रुख अपनाया था। अब तो अंग्रेज भी नहीं रहे मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी, और आपका प्रशासन, आपका जो शासन है, इस तरह से हड़तालों पर रोक लगा रहा है। मैंने आपसे क्यों कहा कि उसूलतन, आदतन ये जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी जो है, वो हड़तालों के खिलाफ है। ये देखिए खबर टाइम्स ऑफ इंडिया की, यहां तस्दीक हो रही है जो जिक्र किया मैंने, उत्तर प्रदेश बैन्स स्ट्राइक इन अर्बन बॉडीज फॉर 6 months। यही खबर है जो अभी मैं आपको बता रहा था। मगर आज से 1 जुलाई को मोदी सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया था, और वो अध्यादेश क्या था? आपकी स्क्रीन पर मोदी सरकार ने लागू किया अध्यादेश, आयुध कारखानों में किया हड़ताल तो जाना होगा जेल। यानी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में लोग जो हड़ताल कर रहे थे, उनकी हड़ताल को इन्होंने गैर कानूनी बता दिया है। इन्होंने 2 फरमान जारी किए। पहला, जो हड़तालों के लिए भड़काएगा उसे 2 साल की जेल, और जो हड़ताल करेगा आयुध कारखानों में उसे 1 साल की जेल। एबीपी न्यूज की खबर क्या कहती है मैं आपको बताता हूं।
देश भर में आयुध कारखाना बोर्ड के तहत 41 आयुध कारखाने आते हैं। इन कारखानों में सैनिकों के यूनिफॉर्म से लेकर हथियार, गोला बारूद और बड़े बड़े तोप तक बनाए जाते हैं। रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले आयुध कारखानों के निगमीकरण को लेकर मोदी सरकार का फैसला धीरे धीरे बड़े विवाद की शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। इसे लेकर रक्षा उत्पादन से जुड़े मजदूर और कर्मचारी संघों ने जहां हड़ताल का ऐलान कर दिया, तो वहीं सरकार ने इसे रोकने के लिए अध्यादेश के जरिए एक कानून ही बना दिया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, इस शख्स, हमारे राष्ट्रपति के अनुमति के बाद यह कानून लागू भी हो गया है। इन तीन चेहरों को देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनोहर लाल खट्टर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह कार्यक्रम मैं आपके सामने क्यों कर रहा हूं दोस्तों? यह कार्यक्रम मैं आपके सामने इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं आपको यह प्रमाण देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी आपके हाथ से प्रदर्शन करने का अधिकार छीनना चाहती है। और जिस दिन प्रदर्शन करने का अधिकार आपसे छीन लिया जाएगा, तब हम लोकतंत्र ही नहीं रहेंगे। जो प्रदर्शन करता है उसे बदनाम करते हैं। और आपने देखा एक ट्रेंड चला आ रहा है दोस्तों। पहले इन्होंने हमारे विश्वविद्यालयों को देशद्रोही बताया, चाहे जेएनयू हो, एएमयू हो या फिर जामिया मिलिया हो। उसके बाद शाहीन बाग में जब प्रदर्शन चल रहे थे सीएए और एनआरसी को लेकर, उनको इन्होंने देशद्रोही बताया, पाकिस्तानी बताया, अनाप शनाप झूठे प्रोपेगेंडा चलाए। और अब आपने देखा आयुध कारखाने वाले हड़ताल नहीं कर सकते क्योंकि वहां के मजदूर वहां के कारखानों के निगमीकरण के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। अब वो लोग देशद्रोही थोड़ना है। वो हड़ताल करेंगे तो आप उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज देंगे, 1 साल के लिए जेल भेज देंगे। और अब योगी सरकार का यह फरमान, मैं जानना चाहता हूं इस फरमान में किस सूरत में आपको लोकतंत्र दिखाई देती है। आप मेरे किसानों को टारगेट करते हैं, आप मेरे मजदूरों को टारगेट करते हैं। मैं नहीं भूला हूं दोस्तों कि जो शिक्षक लखनऊ में हड़ताल कर रहे थे, उनके कॉलर पकड़ पकड़ के वहां की पुलिस गालियां दे रही थी। मैं समझना चाहता हूं मुख्यमंत्री आदित्यनाथ से कि यह कहां का लोकतंत्र है। मगर फिर इसका एक दूसरा पहलू मैं आपको बताता हूं। आप कहेंगे भाई हर जगह हड़ताल हो रही है, मोदी सरकार को चिंतित होना चाहिए। नहीं, वो चिंतित नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। क्योंकि पहली तो बात तो ये, उनके हाथ में पूरा प्रचार तंत्र है, पूरा मीडिया है। कोई भी मीडिया ये खबरें नहीं दिखाएगा, नंबर 1, यानी कि जनता तक संदेश ही नहीं जाएगा। नंबर 2, जैसे मैंने कहा ना, जब किसान हड़ताल करने जाता है, आंदोलन करने जाता है, तो उसे खालिस्तानी बता दो, देशद्रोही बता दो। आयुध कारखाने के जो मजदूर हड़ताल पर जाते हैं तो उन पर 2 साल की सजा का खौफ दिखा दो। यानी कि डर, खौफ, फिर वो हिंदू मुस्लिम वाला एंगल। क्योंकि देखिए आज की तारीख में क्या है, जैसे ही आपने जनता को वो धर्म का धतूरा चटाया, जनता को ये डर दिखाया, अरे बाप रे, अगर योगी जी चले गए सत्ता से तो मुगलों का राज आ जाएगा, अगर मोदी जी सत्ता से चले गए तो मुगलों का फिर से राज आ जाएगा, तालिबान का राज हो जाएगा। यह बात अलग है कि 2018 से तुम लोग तालिबान के साथ सीक्रेट बातचीत भी कर रहे हो, और अब तो औपचारिक बातचीत हुई। हमारे मित्तल साहब जो कतर में हमारे एम्बेसडर हैं तालिबान के, वो क्या नाम है उनका, शेख मोहम्मद स्टैनिक्जाई। तो जनता को मूर्ख बनाना छोड़िए, क्योंकि मैं आपके इस प्रोपेगेंडा को समझता हूं। यह इस देश की बदनसीबी है कि जो बातें आज मैं आपके सामने तथ्यों के साथ रखता हूं, इस देश की अधिकतर आबादी उसे नहीं समझना चाहती है, क्योंकि उसके दिमाग में यह भर दिया गया है कि अरे बाप रे, अगर यह नहीं हुआ तो पूरा देश जो है मुगलों की गिरफ्त में चला जाएगा। वो मुगल जो 400-500 साल पहले मर खप गए। बहुत ही दयनीय स्थिति है आज की तारीख में दोस्तों, संवाद को लेकर, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर। और यह लगातार रौंदा जा रहा है। यह उस पॉलिटिकल पार्टी द्वारा रौंदा जा रहा है जो यह दावे करती है कि जब इंदिरा गांधी ने इस देश पर आपातकाल लगाया था तो उसकी हमने कीमत भुगती थी, कीमत चुकाई थी, और बिल्कुल चुकाई थी। कौन भूल सकता है लाल कृष्ण आडवाणी को जेल भेजा गया था? कौन भूल सकता है कि नरेंद्र मोदी जो है भेष बदलकर भागे भागे फिर रहे थे, या सुब्रमण्यम स्वामी भेष बदलकर घूम रहे थे? हम नहीं भूलें। मगर आज की तारीख में
जिस सत्याग्रह का इस्तेमाल आपने किया, जिस जयप्रकाश नारायण जेपी के आदर्शों का इस्तेमाल किया आपने अपनी सियासत के लिए, आज वही सत्याग्रह आपके लिए डर का सबब बन गया है। मैं जानता हूं कि 1947 से पहले आपके जो वैचारिक पूर्वज थे, आरएसएस, उनका और अंग्रेजों का बहुत करीबी नाता था। कौन भूल सकता है सावरकर ने जिस तरह से माफी मांगी थी अंग्रेजों से? कौन भूल सकता है कि भारत के अंदर जब हमने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था, तब उस आंदोलन में भाग ना लेने वाले दो संगठन थे, आरएसएस और मुस्लिम लीग। और यही नहीं, यह शख्स स्वर्गीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बाकायदा अंग्रेजों को एक लेटर लिखा था, क्योंकि श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल सरकार में मंत्री थे और उन्होंने अंग्रेजों को बाकायदा खत लिखा था कि हम भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। जेएनयू के प्रोफेसर पुरुषोत्तम अग्रवाल ने मुझे यह बात बताई थी। मैं आप फिर से सवाल आपसे करना चाहता हूं, लोकतांत्रिक मूल्यों को दबाकर लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने के अधिकार पर को कुचल के आप कौन से भारत का सृजन कर रहे हैं? आप कौन से भारत का निर्माण कर रहे हैं? और आपको क्या लगता है कि इतिहास के पन्नों में आप एक महापुरुष के तौर पर दर्ज हो जाएंगे? नहीं। अगर आपकी यही हरकतें जारी रही, अब भी मौका यूटर्न ले लीजिए, अगर आपकी यही हरकतें जारी रही तो इतिहास में आप महापुरुष नहीं, आप खलनायक के तौर पर याद रखे जाएंगे। मेरी बात बुरी लगी हो तो एक अलग बात है, मगर मैं आपकी भलाई की बात कर रहा हूं। बेबाक में बस इतना ही। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।